तो आज की इस गहन विश्लेषण में हम कैलेंडर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख पर निशान लगाने वाले हैं। 3 मार्च 2026। बिल्कुल, 3 मार्च 2026 इस दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। और आज की हमारी इस चर्चा का जो आधार है वो एक बेहद दिलचस्प और बहुत ही व्यापक लेख है। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा लेख नहीं है। एकदम सही कहा। ये करीब 5000 से अधिक शब्दों का एक बहुत ही गहरा दस्तावेज है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये किसी एक संकीर्ण दिशा में नहीं सोचता। मतलब ये सिर्फ एक ही नजरिए को लेकर नहीं चलता। जी, इसमें विज्ञान की ठोस और गणितीय वास्तविकता, आधुनिक ज्योतिष की बारीक गणनाओं और भविष्य मलिका जैसी प्राचीन पौराणिक भविष्यवाणियों के दृष्टिकोणों का एक बहुत ही अनूठा संगम देखने को मिलता है, जो कि बहुत दुर्लभ है। हाँ, तो आज की इस विस्तृत चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है। विज्ञान की वास्तविकता और ज्योतिष या पुराणों के प्रतीकात्मक अर्थ के बीच जो एक गहरी धुंध छाई रहती है, हमें उसे पूरी तरह से साफ करना है। अक्सर देखा जाता है कि जब भी आसमान में कोई बड़ी खगोलीय घटना होती है तो समाज में एक अजीब सी हलचल और बेचैनी मच जाती है। ये बिल्कुल सच है। इंसानी फितरत ही कुछ ऐसी है कि हम ब्रह्मांडीय घटनाओं को लेकर या तो रातों रात बहुत अधिक अति उत्साहित हो जाते हैं या फिर पूरी तरह से किसी अनजान खौफ से भर जाते हैं। तरह तरह की अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन आज की इस चर्चा में हम किसी भी तरह के डर या अंधविश्वास को जगह नहीं देने वाले हैं। आज हम इस व्यापक दस्तावेज में दिए गए अलग अलग तथ्यों को आपस में जोड़कर, यानी एक एक कड़ी को मिलाकर पूरी तस्वीर को स्पष्ट रूप से समझेंगे। ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि आसमान में जो भौतिक रूप से घटित हो रहा है उसका जमीन पर हमारी संस्कृति, हमारे मनोविज्ञान और हमारी दिनचर्या से असल में क्या और कैसा संबंध है। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं और शुरुआत बिल्कुल बुनियादी स्तर से करते हैं। ठीक है। सबसे पहले विज्ञान और खगोल विज्ञान के चश्मे से इस ब्लड मून या रक्तचंद्र की घटना को देखते हैं। विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही सीधी सी खगोलीय ज्यामिति का हिस्सा है। एकदम ज्यामितीय। हाँ, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा इस अनंत ब्रह्मांड में घूमते हुए बिल्कुल एक सटीक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो पृथ्वी बिल्कुल बीच में आ जाती है। ऐसे में पृथ्वी की एक बहुत ही घनी और विशाल छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। सही। अब दिलचस्प बात यह है कि चंद्रमा पूरी तरह से काला नहीं पड़ता, बल्कि प्रकाश के प्रभाव और वायुमंडल से होने वाले अपवर्तन के कारण चंद्रमा का रंग एकदम लाल या गहरा भूरा दिखने लगता है। और इसी अद्भुत लाल रंग की वजह से इसे आम बोलचाल में ब्लड मून कहा जाता है। एक और बहुत ही सटीक खगोलीय नियम जो इस दस्तावेज में स्पष्ट किया गया है वह यह है कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है, क्योंकि तभी ये ज्यामितीय रेखा पूरी तरह से बन पाती है। बिल्कुल। अब अगर हम 3 मार्च 2026 के सटीक आंकड़ों की बात करें तो ये एक खग्रास चंद्र ग्रहण होने वाला है, यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण। हाँ, खग्रास यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसमें चंद्रमा का पूरा हिस्सा पृथ्वी की छाया से ढक जाता है। ये ग्रहण दोपहर 3:20 पर शुरू होगा और शाम 6:47 पर जाकर समाप्त होगा। तो गणित के हिसाब से इसकी कुल अवधि 3 घंटे और 27 मिनट की होगी। अब यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान देने वाली है वो ये है कि भले ही ये ग्रहण अंतरिक्ष में 3.5 घंटे से ज्यादा का हो, लेकिन भारत के संदर्भ में इसका अनुभव काफी अलग और संक्षिप्त होने वाला है। अच्छा, वो कैसे? जो डेटा हमारे सामने है वो एक बहुत ही रोचक स्थिति की ओर इशारा करता है। भारत में चंद्रोदय के औसत समय के कारण ये पूरा का पूरा ग्रहण हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या हमें इसका सिर्फ एक हिस्सा ही दिखेगा? हाँ, वास्तव में ये ग्रहण केवल अंतिम 20 से 25 मिनट के लिए ही भारतीय आसमान में दिखाई देगा। सिर्फ 20-25 मिनट? बिल्कुल। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जब तक भारत में चांद उगेगा तब तक ग्रहण अपने बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुका होगा। ये तो सच में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है ना? ये जानकारी अपने आप में कई बड़ी भ्रांतियों को दूर करने का काम करती है। ये सोचना बहुत ही दिलचस्प है कि आधुनिक विज्ञान के इस युग में भी समाज का एक बड़ा हिस्सा ये मान बैठता है कि चंद्र ग्रहण से धरती पर भूकंप आते हैं, बड़े तूफान आते हैं या देश दुनिया में अचानक युद्ध छिड़ जाते हैं, जो कि पूरी तरह से निराधार है। एकदम निराधार। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यहाँ एकदम बेबाक और स्पष्ट है। विज्ञान के लिए ये महज एक प्राकृतिक कार्यकारी या क्लॉकवर्क है। क्लॉकवर्क बहुत सही शब्द है।
हाँ, ब्रह्मांड की विशाल घड़ियां अपने तय समय और गणित पर चल रही हैं। ये केवल एक प्रकाशीय ज्यामिति है जिसका भौतिक आपदाओं, तूफानों या राजनीतिक युद्धों से सीधा कोई भी वैज्ञानिक कारण या संबंध नहीं है। और यही से हमारी चर्चा का एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। कैसे? क्योंकि एक तरफ तो विज्ञान इसे महज एक सटीक क्लॉकवर्क बताकर शांत हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ जब हम इसी घटना को लेकर पौराणिक ग्रंथों की ओर मुड़ते हैं तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। पौराणिक ग्रंथ जो विस्तृत लेख हम आज खंगाल रहे हैं उसमें भविष्य मल्लिका और कई अन्य भविष्य पुराणों का बहुत ही गहराई से जिक्र किया गया है। जब कोई इन प्राचीन कथाओं और ग्रंथों को पढ़ता है तो पाता है कि इनमें ग्रहण को अक्सर बहुत बड़े और भयानक बदलावों से जोड़ा गया है। हाँ, उसमें काफी कुछ ऐसा लिखा है। इन ग्रंथों में ऐसी बातें लिखी हैं जैसे ग्रहण के कारण किसी बहुत बड़े और शक्तिशाली राजा का पतन हो जाना, अचानक कोई विनाशकारी युद्ध छिड़ जाना, या पूरे समाज में भारी अशांति और अराजकता फैल जाना। ये सुनने में ही काफी भारी लगता है। सच कहूं तो जब कोई इन पंक्तियों को पहली बार पढ़ता है तो एक स्वाभाविक सा डर पैदा होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आसमान में चंद्रमा के लाल होने का मतलब है कि जमीन पर कोई बहुत बड़ी आफत बरसने वाली है। देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है और ठीक यहीं पर हमें रुककर थोड़ी तार्किक सोच का इस्तेमाल करने की जरूरत है। तार्किक सोच कैसे? इस दस्तावेज का सबसे बेहतरीन हिस्सा वो है जहां ये समझाया गया है कि इन प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने का सही तरीका क्या है। क्या तरीका है? भविष्य मल्लिका या हमारे पुराणों की भाषा विज्ञान की भाषा की तरह कोई सीधी सपाट भविष्यवाणी नहीं होती। इनकी भाषा पूरी तरह से प्रतीकात्मक और सांकेतिक होती है, यानी सिंबॉलिक होती है। बिल्कुल, यानी जो शब्द पन्नों पर लिखे हैं उनका अक्षरशः या शाब्दिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। जब वे ग्रंथ राजा के पतन या युद्ध जैसे भारी भरकम शब्दों की बात करते हैं तो वे दरअसल समाज और व्यक्ति के भीतर होने वाले भारी उथल-पुथल की ओर इशारा कर रहे होते हैं। अंदरूनी उथल-पुथल। हाँ, वे यह बिल्कुल नहीं कह रहे कि ग्रहण के लगते ही सचमुच में धरती फट जाएगी या आसमान गिर पड़ेगा। ये समझना बहुत जरूरी है। जब मैंने इन भविष्यवाणियों का ये हिस्सा पढ़ा तो शुरुआत में मुझे भी लगा कि शायद इन ग्रंथों का निर्माण लोगों को खौफ में रखने के लिए किया गया था। ऐसा लगना लाजमी है। लेकिन गहराई में जाने पर एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर उभरती है। ये समझ में आता है कि ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक चेतावनी है। एकदम सही। भविष्य मल्लिका या ऐसे कोई भी प्राचीन ग्रंथ स्वयं भय फैलाने के मकसद से कभी नहीं लिखे गए। ये हमारी अपनी कमजोरी है कि हम अक्सर उनका गलत और डरावना अर्थ निकाल लेते हैं। हम उसे सच मान लेते हैं। हाँ, और जैसा कि अभी कहा गया, ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक चेतावनी है। इन ग्रंथों में बड़े ही सूक्ष्म तरीके से ये बताया गया है कि ऐसे बड़े खगोलीय परिवर्तनों के दौरान इंसानी मन में मनोवैज्ञानिक अस्थिरता, चिंता और अकारण अशांति बढ़ सकती है। मतलब मन बेचैन हो सकता है। जी, जब ब्रह्मांड में कुछ असामान्य होता है तो उसका एक सूक्ष्म प्रभाव मानव चेतना पर भी पड़ता है। इसलिए ये समय अत्यधिक लोभ करने, बेवजह झगड़ा करने या सिर्फ आलस्य में पड़े रहने का नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? इसके विपरीत ये समय आत्मनिरीक्षण का है, आत्मसंयम का है और खुद को मानसिक रूप से अनुशासित करने का है। इन प्रतीकात्मक ग्रंथों का मूल उद्देश्य समाज को खौफज़दा करना नहीं, बल्कि उन्हें एक नैतिक और मानसिक अनुशासन के धागे में बांधना है। ये तो हुई आसमान की और किताबों की बात, लेकिन जमीन पर, खासकर हमारे घरों में, ग्रहण का सीधा मतलब सूतक काल से जुड़ जाता है। हाँ, सूतक काल। ये एक ऐसा पहलू है जो इस पूरी चर्चा को सीधे हमारे घर के ड्राइंग रूम और रसोई तक ले आता है। जो लेख हम आज देख रहे हैं उसमें आधुनिक ज्योतिष और सूतक काल का बहुत ही विस्तार से और तार्किक रूप से वर्णन किया गया है। और इसके समय को लेकर भी सटीक जानकारी है। बिल्कुल। 3 मार्च को लगने वाले इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल सुबह लगभग 6:20 पर ही शुरू हो जाएगा। सुबह 6:20 पर? हाँ, और घरों में अक्सर देखा जाता है कि सूतक काल का नाम सुनते एक अलग ही तरह की दिनचर्या शुरू हो जाती है। अचानक से सारे शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं, रसोई में खाना पकाना टाल दिया जाता है और किसी भी नए काम की शुरुआत को पूरी तरह से वर्जित मान लिया जाता है। और ये सोचने वाली बात है कि आखिर ये सूतक काल है क्या? वही तो। क्या आसमान से सचमुच कोई जादुई बुरी किरणें आ रही हैं
जिन्हें रोकने के लिए घरों में खाना नहीं पकाया जा रहा है। दस्तावेज इस पर एक बहुत ही शानदार और तार्किक नजरिया पेश करता है। वो नजरिया क्या है? वो ये स्पष्ट करता है कि सूतक काल कोई वैज्ञानिक आधार पर खराब किरणों या बुरे प्रभाव को रोकने का जादुई तरीका नहीं है। सूतक काल दरअसल मानसिक और सामुदायिक अनुशासन को बनाए रखने का एक बेहद प्राचीन और प्रभावी सांस्कृतिक तरीका है। कम्युनिटी डिसिप्लिन। हाँ, कम्युनिटी डिसिप्लिन। ये सोचने वाली बात है कि जब पूरा का पूरा समाज एक साथ एक ही समय पर कुछ घंटों के लिए अपने रोजमर्रा के भागदौड़ वाले कामों को, अपनी अंतहीन इच्छाओं को और अपनी व्यस्तताओं को रोक देता है, तो वो एक सामूहिक ठहराव होता है। एक तरह का ब्रेक। बिल्कुल। ये समाज को एक साथ पॉज बटन दबाने का अवसर देता है। ये एक बहुत ही अलग और ताज़ा नजरिया है, क्योंकि आमतौर पर हम सूतक को केवल पाबंदियों के रूप में देखते हैं, जबकि ये तो एक तरह का सामूहिक विश्राम है। एकदम सही। और अगर हम इसी ज्योतिष गणित में थोड़ा और गहराई से उतरें, तो हमारे दस्तावेज में राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव का भी बड़ा सटीक और विस्तृत विवरण दिया गया है। राशियों पे प्रभाव भी दिलचस्प है। हाँ, ये 3 मार्च का खग्रास चंद्र ग्रहण विशेष रूप से सिंह राशि यानी लियो और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित हो रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इसके प्रभाव हर व्यक्ति की जन्म कुंडली और राशि के अनुसार अलग-अलग रूप में सामने आ सकते हैं। जैसे कि सिंह राशि वालों के लिए? बिल्कुल। उदाहरण के लिए, क्योंकि ये सिंह राशि में हो रहा है, तो सिंह राशि वालों के लिए ये नेतृत्व, सामाजिक मान सम्मान और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बड़े बदलाव ला सकता है। और ये बदलाव सिर्फ नेगेटिव नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये बदलाव केवल नकारात्मक नहीं है, ये सकारात्मक भी हो सकता है। यानी व्यक्ति का आत्मविश्वास अचानक से बहुत बढ़ भी सकता है और किन्हीं कारणों से घट भी सकता है। ये एक संतुलन है। हाँ, वहीं अगर हम कर्क राशि यानी कैंसर की बात करें, तो उनके लिए स्वास्थ्य और वित्त संबंधी यानी पैसों से जुड़ी कुछ नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। और बाकी राशियों के बारे में भी कुछ बताया गया है? जी। इसके अलावा मेष, कन्या और मिथुन राशि वालों के लिए दस्तावेज में स्पष्ट रूप से कुछ मानसिक और सामाजिक तनाव बढ़ने की संभावना जताई गई है। और इसी सटीक ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर दस्तावेज कुछ बहुत ही व्यावहारिक और जमीनी सलाह भी देता है। वो सलाह क्या है? ये सलाह ये बिल्कुल नहीं है कि डर कर घर के किसी कोने में छुपकर बैठ जाएं, बल्कि सलाह ये है कि ग्रहण के आसपास के समय में बड़े और जोखिम भरे व्यावसायिक सौदे, भारी आर्थिक लेन देन या जीवन की दिशा बदलने वाले बड़े फैसले लेने से बचना चाहिए। मतलब कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। ये समय आगे भागने का नहीं, बल्कि अपने पुराने निर्णयों का शांति से पुनर्मूल्यांकन करने का है। अगर हम इसे मनोविज्ञान से जोड़कर देखें, तो ये एक बहुत ही संतुलित और तार्किक कदम लगता है। हाँ, ये तो है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, इस दौरान मन में थोड़ी अस्थिरता या अकारण चिंता की संभावना होती है, और जब मन पूरी तरह से शांत ना हो या समाज में एक सामूहिक हलचल हो, तो ऐसे में बड़े फैसले कुछ दिन के लिए टाल देना ही सबसे बड़ी समझदारी है। इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है? एकदम नहीं। इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये शुद्ध रूप से व्यवहारिक ज्ञान है। ये व्यवहारिक ज्ञान हमें सीधे आज के दौर के मनोविज्ञान और उस चीज की ओर ले जाता है जिससे हम डर का व्यापार कह सकते हैं। फियर मॉन्गरिंग। हाँ, डर का व्यापार। हम सबने देखा है कि जैसे ही कोई भी ग्रहण आने वाला होता है, सोशल मीडिया, इंटरनेट और टेलीविजन पर कैसी अजीब सी अफरा तफरी मच जाती है। वो तो है, हर जगह बस वही चर्चा। इंटरनेट खोलते ही ऐसे ऐसे वीडियो तैरने लगते हैं जिनके थंबनेल पर लिखा होता है दुनिया का अंत या महाविनाश की शुरुआत। एक अलग ही स्तर का सामूहिक भ्रम और खौफ पैदा कर दिया जाता है, जिसे देखकर कभी कभी हंसी भी आती है और चिंता भी होती है। और यही वो बिंदु है जहां क्रिटिकल थिंकिंग यानी तार्किक सोच की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस पूरे दस्तावेज ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि चंद्र ग्रहण और भयानक लौकिक घटनाओं जैसे अचानक कोई बड़ा आर्थिक संकट आ जाना या विश्व युद्ध छिड़ जाना के बीच कोई भी सीधा संबंध नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक मिथक है जिसे अब तोड़ देना चाहिए। जो लोग इस दौरान अत्यधिक बेचैनी, भ्रम या डर महसूस करते हैं, वो महज एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। बस दिमाग का खेल है। हाँ, ये आसमान में मौजूद खगोलीय शक्तियों का कोई छिपा हुआ भयानक प्रभाव नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने दिमाग की उपज है। ये एक बहुत ही सामान्य सी बात है कि जब चारों तरफ, हर चैनल पर, हर सोशल मीडिया फीड पर
एक ही डरावनी बात की चर्चा हो रही हो तो इंसान का अवचेतन मन घबरा जाता है और वैसी ही प्रतिक्रिया देने लगता है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। समाज में टेलीविजन पर लगातार चर्चा होना या जगह जगह धार्मिक आयोजनों का होना एक सांस्कृतिक प्रतिक्रिया है। ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि आसमान से सचमुच कोई बुरा प्रभाव बरस रहा है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए इस दस्तावेज में बहुत ही स्पष्ट और सरल शब्दों में यह बताया गया है कि इस खगोलीय घटना के दौरान क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। कुछ सकारात्मक चीजें बताई गई हैं। हाँ, ध्यान लगाना, शांति से प्रार्थना करना, अपनी साधना करना और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना, ये सभी बेहद सकारात्मक गतिविधियां बताई गई हैं। क्योंकि ये मन को शांत रखती हैं। जी, इन गतिविधियों का विज्ञान ये है कि ये सीधे तौर पर हमारे मन को शांत रखती हैं और हमें वर्तमान में केंद्रित करती हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे अहम और बड़ी बात कही गई है वो ये है कि अत्यधिक भय से बचें। डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस 3 मार्च की घटना को एक बेहद खूबसूरत और सामान्य प्राकृतिक घटना के रूप में स्वीकार करें। सही कहा। तो अगर हम आज के इस पूरी विस्तृत चर्चा के सभी पहलुओं को एक साथ समेटें तो जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलकर सामने आता है वो विज्ञान और हमारी प्राचीन संस्कृति का एक बहुत ही सुंदर और नाजुक संतुलन है। एक शानदार बैलेंस। हाँ, 3 मार्च 2026 का ये चंद्रग्रहण अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक बिल्कुल स्पष्ट खगोलीय और ज्यामितीय घटना है, जिसका कोई भौतिक नुकसान नहीं है। एकदम। इसका हमारी धरती पर कोई सीधा भौतिक नुकसान या विनाशकारी प्रभाव नहीं है। लेकिन दूसरी ओर अगर इसे सांस्कृतिक, ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ये हमारे मानव जीवन, हमारे सामाजिक अनुशासन और हमारे आत्मनिरीक्षण की क्षमता से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ये इंसान को भीतर से जोड़ता है। बिल्कुल। सच्ची और परिपक्व समझ इसी बात में है कि हम विज्ञान के इन ठोस गणितीय तथ्यों और अपने प्राचीन सांस्कृतिक अनुशासनों के बीच एक सही संतुलन बनाना सीखें। ये बहुत जरूरी है। ना तो हमें विज्ञान की सच्चाई को नजरअंदाज करना चाहिए और ना ही उन पुरानी परंपराओं के पीछे छिपे हुए गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य को महज अंधविश्वास मानकर खारिज करना चाहिए। ये चर्चा वाकई कई मायनों में आंखें खोलने वाली रही। इसने ग्रहण को सिर्फ एक खगोलीय घटना या सिर्फ एक डरावने मिथक के रूप में देखने के बजाय एक बहुत ही संतुलित नजरिए से समझने में मदद की है। मैं भी यही मानती हूँ। तो आज के इस विशेष अंक को समाप्त करने से पहले इस पूरी स्रोत सामग्री और आज की हमारी चर्चा के आधार पर एक विचार हम सबके सोचने के लिए छोड़ते हैं। वो क्या है? अगर हमारे पूर्वजों ने इन खगोलीय घटनाओं का इस्तेमाल सामुदायिक अनुशासन, आत्मसंयम और ध्यान के लिए किया था, तो क्या आज की इस डिजिटल शोर शराबे और हमेशा भागदौड़ से भरी दुनिया में ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या हम इस चंद्र ग्रहण को किसी अनजान डर की बजाय पूरी मानवता के लिए एक डिजिटल डिटॉक्स या एक वैश्विक ठहराव यानी एक ग्लोबल पॉज के एक शानदार अवसर के रूप में नहीं देख सकते? ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। आसमान अपनी ज्यामिति के जरिए हमें कुछ घंटों के लिए रुकने, सांस लेने और ठहरने